Hello guys, so we are starting our journey to Sarnath from Sankat Mochan Mandir Lanka. It's showing 12 kilometers from here on Google Maps. Let's enjoy the journey. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फॉर ईशान। आज बहुत दिन बाद मैं घूमने निकला हूँ और हम लोग आए हैं सारनाथ। लंका से आए हैं हम लोग। BHU गेट से सारनाथ की दूरी तकरीबन 12 किलोमीटर है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितना दूर पड़ेगा कहाँ यहाँ पर आने के लिए। और यहाँ पर कुल मिला के 5 से 6 चीज़ें हैं देखने के, जिसमें एक स्तूप है और एक म्यूज़ियम है जो कि मेरे जस्ट पीछे ही है, आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम है। और 2-3 मंदिर हैं, थाई मंदिर है, ये आपका म्यूज़ियम है और एक स्तूप है। तो हम आपको म्यूज़ियम से शुरू करते दिखाना। ये देखिए, ये है म्यूज़ियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके आगे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाऊँगा कि अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस म्यूज़ियम के बारे में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आप अपना फ़ोन लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपना कैमरा लेके जा सकते हैं। इंडिया का पहला म्यूज़ियम है, क्योंकि ये म्यूज़ियम अंग्रेज़ों ने खुद ने बनवाया था। ये 1905 में ये डिसाइड हुआ था कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी आर्टिफैक्ट्स और इतनी सारी चीज़ें पाई गई हैं बुद्ध से रिलेटेड, और 1910 में बन के तैयार हुआ था। बाकी सारे म्यूज़ियम जितने भी इंडिया में हैं, वो सारे म्यूज़ियम तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद या राजाओं ने अपने पैलेसेस में बनवाया था। तो मेरे हिसाब से, और जैसा उसमें लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, ये शायद इंडिया का पहला म्यूज़ियम है। ये एक और साइट है, यहाँ के गाइड के द्वारा बताया गया है कि ये जो साइट्स हैं, ये जो रिमेन्स मिले हैं सारनाथ के, जहाँ पर उनकी प्रीचिंग्स होती थी बुद्धा जी की, ये पूरी एक्सकेवेटेड साइट है जो इनको खुदाई में मिले होंगे। ये 2300 साल पुराना है। मतलब आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू या डेप्थ की क्या इम्पोर्टेंस है सारनाथ की। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो एक स्तूपा है, बुद्ध स्तूपा। सामने वो टेंपल है, वे टू अशोका पिलर। और इधर फिर यहाँ पर अशोका पिलर है। यहाँ सामने गाइड भी हैं। क्योंकि विंध्याचल जो है वो गंगा के किनारे है। विंध्याचल भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत। ओके, तो उसी विंध्याचल के पहाड़े के पत्थरों को काट करके प्राचीन कालों में अशोका पिलर का निर्माण किया गया था। तो ये पिलर जो है 3rd सेंचुरी BC का बना। यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए बनाया क्योंकि बुद्ध ने यहाँ प्रवचन दिया और उस धर्म को बढ़ाने के लिए। ऐसे कई जगह पिलर बनाए, पत्थर में आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सम्राट अशोक का ये बनवाया हुआ है सारा, जैसा कि आप सुन रहे थे गाइड को कि ये रिवर के माध्यम से ये सारी चीज़ें लेके आए थे यहाँ पर बनवाने के लिए। और यहाँ की इम्पोर्टेंस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पहला लेक्चर बुद्धा जी ने दिया था, इसीलिए उसको इसकी इम्पोर्टेंस के लिए और उसको और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये पूरा का पूरा सम्राट अशोक ने बनवाया था। बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सामने हमारे मित्र हैं क्रिश, ये इन्होंने भी अपना YouTube का चैनल शुरू किया है। और और ये देखिए, मोनोलिथिक रेलिंग। इफ़ यू कम टू वाराणसी, इफ़ यू आर विजिटिंग वाराणसी, डू कम ओवर हियर। इस तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको आप स्क्रीन पॉज करके कभी भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा भव्य है। सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है, कितनी अच्छी जगह होगी और कितनी पीसफुल उस ज़माने में पढ़ाई करने के लिए, कुछ टीचिंग, कुछ सीखने के लिए। बनारस से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपको कोई भी गाड़ी और बाइक की आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनाई पड़ेगी, और जो है वो भी सिर्फ टूरिस्ट लोग की ही है। तो बहुत ही अच्छी जगह उस ज़माने में, आज से 2000-3000 वर्षों पूर्व, क्योंकि 2300 पुराना तो ये सिर्फ बना हुआ ही है।
तो 2300 साल पुराना अगर ये बना हुआ है, उससे पहले बुद्ध जी ने आए थे, बुद्ध जी ने लेक्चर्स दिए थे, तो ये बहुत पुरानी साइट हो गई। उस ज़माने में तो यहाँ पर क्या ही होगा, ऑल ग्रीनरी, 100% इन दी लैप ऑफ द नेचर, एकदम पीसफुल, बर्ड्स और नेचर के बीच में आप यहाँ पर आके अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हो। सम्राट अशोक ने भी अपनी कालिंग युद्ध के बाद पीसफुल लाइफ इख्तियार की थी और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो भी मतलब पीसफुल हो गए थे। और उसी का इम्पोर्टेंस है ये जगह, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बाद में से बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार में और उसके ही चीज़ों में पैसे लगाए और प्रचार प्रसार करते रहे पूरे इंडिया में। और अशोक पिलर भी पूरे 17 जगह पे है इंडिया में। ये क्या होगा उस ज़माने का मुझे नहीं पता। ये क्लास थी, यहाँ पर कोई बैठ के लेक्चर देता था, ओपन एयर थिएटर था, मैं नहीं बता सकता। बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक्सकवेशन में निकली हुई हैं यहाँ पर। धर्म चक्र, जैसा कि देखिए हमारे यहाँ पर गार्ड साहब हैं, यही बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खंडित की गई थी, डैमेज की गई थी। हो सकता है बाद के जो राजा आए, मुस्लिम राजा आए, उन लोग ने किया, मुगल्स ने किया, या किसने किया। लेकिन आप अंदर भी म्यूज़ियम में जाके देखेंगे तो बहुत सारी मूर्तियाँ डैमेज केस में मिलेंगी आपको। वो तोड़ी गई हैं, इंटेंशनली तोड़ी गई हैं, कुछ शायद ट्रांसपोर्ट करने के चक्कर में तोड़ गई होंगी, लेकिन कुछ को जानबूझ के तोड़ा, इंटेंशनली किसी की आंखें ख़राब हुई हैं, तो वो बाय मिस्टेक नहीं हो सकता, इट इज़ एन इंटेंशनल थिंग। यंग जनरेशन को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ है घूमने के लिए। देखिए अभी भी कुछ पत्थर यहाँ पर निकलते ही जा रहे हैं। जब भी यहाँ पर कभी कुछ खुदाई होती है, वहाँ पर देखिए लेबर लगे हुए हैं, कुछ भी खुदाई होती है यहाँ पर तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। म्यूज़ियम इतना बड़ा है भी नहीं कि इन सब चीज़ों को वो अकोमोडेट कर पाए। आप देख सकते हैं कितना डिटेल्ड काम, इतने 100,000 सालों पहले, 3000 सालों पहले, माय गॉड। पिलर्स हैं, अलग अलग तरह के इसके यूज़ हुए होंगे, गेट्स होंगे, ये डिज़ाइंस कुछ मैच हो रहे हैं। गार्ड साहब बोल रहे हैं कि अब लेट हो गई है। सारनाथ घूमने का टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि 5 बजे लास्ट टाइम होता है। आप यहाँ पर गाइड ले सकते हैं, गाइड लेंगे तो आपको और डिटेल में बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या होता था, क्या नहीं होता था, ये सारी चीज़ें क्यों बनी थी, क्या बनी थी। ये देखिए मैं आपको अब इस बड़े से स्तूपा के पास लेके जा रहा हूँ। ये जो आप बाहर ऊपर देख रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई आप देख पा रहे हैं कि ये कम हो गई है ऊपर जाके। उसका रीज़न ये है कि ये विथ द ग्रोइंग एज ऊपर का जो बाहरी पत्थर वाला इलाका था वो सब नीचे गिर गया है और सिर्फ ईंटें अंदर बची हुई है। तो पहले ये भी नीचे से जितना ब्रॉड है ऊपर भी उतना ही ब्रॉड था। ऊपर के पत्थर जैसे बाहर अभी भी लगे हुए हैं, इंटैक्ट है, वो ऊपर भी लगे हुए थे, वो कम होने के बाद, झड़ने के बाद अब ये बचा हुआ है। आप देख सकते हैं नक्काशियाँ। ये देखिए पत्थर, ये देखिए नक्काशियाँ। हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि 5 बजे जितनी भी टूरिस्ट चीज़ें हैं, जगह हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। यहीं पे लाइट और साउंड शो भी होता है, उसके लिए 200 रुपये का अलग टिकट है, इसके लिए सिर्फ 25 रुपये का टिकट है। वो शो आपको शाम को देख सकते हैं 6-7 बजे के बाद से 8 बजे तक चलते रहते हैं वो शोज़। 5 बज गया है तो हम लोग को अब बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कुआं भी है, वो देखिए।
जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने खुद किया था। और कितनी सारी मल्टी लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं यहाँ का सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पॉज करके कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से। ये पूरा नक्शा है यहाँ का, की प्लान है, ये आप देख लीजिए। ये है मेन आपके जो 14 चीज़ें हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, टाइमिंग इसकी 5 बजे तक थी, तो हम लोग को मजबूरन निकलना पड़ा है। जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं उनको तो कितने भी घंटे लग सकते हैं घूमने में। बाकी जो यहाँ पर गाइड है वो बता रहा है कि 45 मिनट्स में वो अच्छा सा टूर दे देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मेरे लेफ़्ट साइड पे ये पूरा जो खुदाई में निकला है उनका स्ट्रक्चर्स वो है, और मेरे राइट साइड में यहाँ पर वो म्यूज़ियम है। बुद्धा जी 3rd ईस्वी में आए थे यहाँ पर, और 5वीं ईस्वी में यहाँ पर ये सब निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहली टीचिंग उन्होंने इसी जो मैंने आपको बड़ा सा स्तूपा दिखाया था, स्तूपा के नीचे उन्होंने दिया था। मतलब पहले वो वहाँ स्तूपा था ही नहीं। पहली उन्होंने 5 जो उनके डिसाइपल थे उनको वहाँ पर टीचिंग उन्होंने दी थी। उसके बाद जब अशोका आए तो उन्होंने उसको सिम्बलाइज़ करने के लिए वहाँ पर स्तूपा बनाया। दैट्स व्हाई इट्स सच अ ह्यूज स्तूपा। बाकी यहाँ पर श्रीलंकन टेम्पल्स हैं और थाई टेम्पल हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो सिर्फ अशोका का बनाया हुआ भी नहीं है। अशोका के बाद जो कृष्णा कनिष्का राजा थे और जो जितने भी गुप्ता डायनेस्टी थी, जितने भी डायनेस्टीज जो बुद्धा को मानते हुए आए थे, ये 5th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक की केप्ट ऑन डेवलपिंग। हर राजा ने, कभी किसी ने पिलर बनवाया, कभी कोई स्तूप बनवाया, कभी कुछ और बनवाया। तो ये पूरे 5 से लेके 12वीं शताब्दी तक ये डेवलप होता रहा है। ये किसी एक शताब्दी में नहीं हुआ है। बुद्धा बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपने 3rd शताब्दी में आते थे यहाँ पर और टीचिंग के बाहर आप देख सकते हैं कि ये साइड के और मंदिर के जस्ट बाहर अगर आप रोड पे देखेंगे तो इस तरह की बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, सोवेनियर्स हैं जो आप ले सकते हैं यहाँ पर आके। ये देख लें, ये अशोक पिलर्स हैं जो यहाँ पर आपको अंदर म्यूजियम में देखने को मिलेगा। वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। इन दिस पार्क यू कैन सी खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। मैंने एक गाइड से बात की, उसने बताया कि वो कोविड के पहले, लॉकडाउन के पहले तकरीबन 90,000 से 1 लाख रुपए महीने कमाता था पर डे, 3 से 4 हज़ार रुपये। इस टाइम पे वो 500-400 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। तो बहुत बड़ी हिट है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, वाराणसी के लिए। अभी ये सारे जो भी आप क्राउड देख रहे हैं सारे लोकल क्राउड है। अदरवाइज़ बनारस में जितने टूरिस्ट होते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुंबई में और दिल्ली में भी नहीं होते हैं। तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, थाई और बुद्धिस्ट कल्चर से इंस्पायर्ड, और बनारसी भी। ये सब चीज़ें भी आप लेके जा सकते हो अगर आप बाहर से आते हो एज अ सोवेनियर। ये देखें, ये बाहर का व्यू है। अभी हम लोग रोड पे चल रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत अच्छा सस्ता है। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब यही होता है बर्थ ऑफ बुद्धा। उस दिन ये सब सारी स्ट्रीट्स बहुत सी लाइटों से सज जाती हैं। बहुत तिब्बत से लेके बौद्ध से लेके जितने भी धर्म में यकीन करने वाले होते हैं और नॉर्मल टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, और बहुत अच्छा मेला वेला टाइप्स लगता है यहाँ पे। बहुत रश होता है उस दिन, आप इतने ईजिली नहीं चल पाएंगे। तो ये माना जाता है, बुद्धा ने खुद ही बोला था कि किसी भी तरह की बुद्ध की पूजा नहीं होनी चाहिए बुद्धिस्ट धर्म में। बिकॉज बुद्धिज़्म स्कल्पचर की पूजा आप नहीं कर सकते हो, किसी भी आकार की पूजा आप नहीं कर सकते हो। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, बुद्धिज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। सो बाद में बुद्धा के मरने के बाद तकरीबन 100, 200, 400 सालों बाद ये सब ट्रेंड में आ गया कि बुद्धा जी की मूर्ति बननी हर जगह शुरू हो गई। बुद्धा जी ने कभी ये बोला नहीं था कि किसी भी तरह की बुद्ध की पूजा नहीं कर सकते आप, किसी भी तरह की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। तो ये जो भी हुआ है ये उनके मरने के बाद हुआ है। दिस इज़ नॉट व्हाट ही टॉट, उनकी प्रीचिंग नहीं थी ये तकरीबन 80 फीट ऊंची है ये बुद्धा जी की मूर्ति। मैं आपको बाहर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बंद हो गया है। 4:45 पे बंद हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी अद्भुत। ठंड में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। मैं यहाँ पर आइसक्रीम अपनी इंजॉय कर रहा हूँ। मीनवाइल ये आप देख सकते हैं ये बंद हो गया है। इसके पीछे 80 फीट लंबी बुद्धा जी की मूर्ति है। ये थाई वालों का भी एक वन ऑफ द कैंपस है, मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखा देता हूँ। ये पूरे सारनाथ में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको 4-5 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर साड़ी, सूट और बनारसी सिल्क और हैंडीक्राफ्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कभी भी आए, टाइम लेके आए,
ये देखिए मैं एक टेंपल के बाहर ही हूँ यहाँ पर सारनाथ में, और मैं आपको जो भारतीय वास्तुकला है उसका खासियत क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखने में ये एक आम सी मूर्ति है, संगमरमर की बनी हुई या पत्थर की बनी हुई, लेकिन इसकी खासियत देखिए, हाथी के अंदर हाथी का एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है। अगर आप छेद में अगर देख पा रहे हो बारीकी से, तो इसके अंदर एक बच्चा है। बाहर से ही उसको कारीगरी की गई होती है और अंदर तक उसको कार्व आउट किया जाता है। इतने कठोर पत्थर से इतनी बारीक काम करना। और भाई साहब ये कितने का है ये 200 का है। अब ये सिर्फ 200 रुपये में अब आपको ये मिल रहा है। अभी आप मॉल जाएंगे, वहाँ पर अगर आप कोई MRP पे आप प्रोडक्ट खरीदते हो, वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट करने को नहीं मिलता है। लेकिन भाई साहब है यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो फॉरेन के होते हैं, जो इस कला को समझेंगे, वो तो उसका सही पैसा देंगे। उनको लगेगा 200 रुपये कुछ भी नहीं है। फॉरेनर्स के लिए $1-2 है मुश्किल से। लेकिन बाहर बहुत सारे लोग, 90% लोग मुझे लगता है आप आके से कम ही करवाते होंगे, बोलते हो कम कर दो। इसकी खासियत समझे बिना, क्योंकि बंदर के जाने अदरक का स्वाद, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या है। वैसे ही अगर आप जितने भी स्तूपा घूमेंगे यहाँ पर सारनाथ में, इंडिया में जितने पुराने टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर देखें, वहाँ की कारीगरी ही फेमस है। वो कारीगरी आज ही की हुई नहीं है, दूसरी ईस्वी, तीसरी ईस्वी, 5वीं ईस्वी की हुई है। उस जमाने में लोग ये सब करते थे। और इस तरह की इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स है जहाँ ग्रेनाइट और पत्थरों में इतनी महीन कारीगरी की गई है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल्स है जहाँ पर हाथी के अंदर मुँह में एक बॉल है, सांड के मुंह में एक बॉल है जो अंदर से हिलती है, लेकिन सामने दांत लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़े एक आश्चर्य का विषय है कि वो अंदर का बना कैसे, अगर बाहर से उसको कभी निकाला नहीं जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत खास है। अगर आप देखेंगे इसके अलावा मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ, कछुआ। ये कछुआ भी आप देखिए, कछुए के अंदर एक छोटा कछुआ भी है, कछुए का बच्चा। तो ये बाहर से ही उंगली डाल के, जो भी उनके यंत्र होंगे उससे डाल के इस तरह से बनाया था। और कभी कभी आप सफाई से नहीं करेंगे तो ये टूट भी जाता है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वर्क है, बहुत अच्छी कारीगरी है ये। भी आप आएँ भारतीय वास्तुकला को और इस तरह के छोटे मोटे कारीगरों को ज़रूर प्रोत्साहन दें। प्रोत्साहन कैसे देना है, उनसे कुछ खरीद के आप प्रोत्साहन दे सकते हैं।